मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। कहते हैं जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज है इंसान का पहला कदम। एक बार जब इंसान कदम आगे बढ़ा ले तो फिर उसके लिए राहों की मुश्किलें नहीं रह जाती। मगर संसार में बहुत कम लोग हैं जो इतना हौसला रखते हैं, जिन्हें अपनी काबिलियत पर इतना यकीन होता है कि वो राहों की मुश्किलों से आसानी से पार पा लेंगे। जिनमें ये हौसला और साहस होता है वही लोग इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आज भी हम कुछ ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया में अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हौसलेमंद लोगों की कहानी है एबा, एक बहुत पॉपुलर स्वीडिश बैंड की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम ऐसी ही कुछ हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत, हुनर और अपने बल पर इस दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया। उल्वेस का जन्म अप्रैल 25, 1945 को स्वीडन के गॉथेनबर्ग में हुआ। 15 साल की उम्र में उनकी कला को पहचान मिली जब उन्होंने पॉप ग्रुप हूट नैनी सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया। लेकिन एबा के जन्म के पीछे एक खूबसूरत कहानी है। इस म्यूजिकल बैंड को बनाने में 3 और आर्टिस्ट शामिल हैं, बेनी एंडरसन और 2 वोकलिस्ट्स, एग्नेथा फाल्स्कॉग और एनी फ्रीड लिंकस्टाड। हम इस बैंड के बारे में आगे और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए सुनाते हैं इसी बैंड का एक प्यारा सा गाना। उल्वेस का म्यूजिक से लगाव छोटी उम्र में ही हो गया था। उल्वेस के माता पिता एना और गन्नर उल्वेस को संगीत से अथाह लगाव था और उसी लगाव के चलते उल्वेस को 11 साल की उम्र में ही गिटार तोहफे में मिल गया और यहीं से उल्वेस के संगीत के सफर का आगाज हुआ। एक ऐसा सफर जिससे लोग जुड़ते चले गए। मैं तो अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उनकी रुचि संगीत के साथ साथ पढ़ाई में भी थी और यही वजह थी कि लुंड यूनिवर्सिटी से वो बिजनेस लॉ पढ़ने लगे। यहीं उनकी मुलाकात संगीत में रुचि रखने वाले 3 और छात्रों से हुई, टोनी रूथ, हांजी स्वॉर्स और जोहान कालबर्ग। और फिर एक अध्यापक के प्रेरित और प्रोत्साहित करने पर चारों ने मिलकर एक नए ग्रुप को जन्म दिया, वेस्ट बे सिंगर। थोड़ी बहुत पहचान बनाने के बाद चारों यूरोपियन टूर पर निकल गए, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली।
मगर वहां से लौटने के बाद उल्वैस को खबर मिली कि उनकी मां ने नेशनल टैलेंट शो कंपटीशन में उनके भाग लेने के लिए प्रविष्टि डाल रखी है। ये बात 1963 की है। उस प्रतियोगिता में वेस्ट बे सिंगर्स फाइनल्स में पहुंचे, मगर कंपटीशन जीत नहीं सके। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि उन्हें म्यूजिक प्रोड्यूसर स्टिग एंडरसन के साथ रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और फिर तो आपको पता ही है कि वेस्ट बे सिंगर्स का नाम बदलकर हूटनैनी सिंगर्स कर दिया गया। और फिर इस बैंड ने 1964 में अपना पहला सिंगल्स लॉन्च किया, जिसने स्वीडन को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1964 से 1966 तक हूटनैनी ग्रुप सबसे प्रसिद्ध पॉप ग्रुप बना रहा। इसी के बाद उस कहानी का आगाज होता है जिसकी बात हमने आपसे शुरुआत में की थी। एक टूर से लौटते वक्त उल्वैस की मुलाकात हेपस्टार्स के लीड कीबोर्ड प्लेयर बेनी एंडरसन से हुई। पहली ही मुलाकात में उल्वैस को महसूस हो गया कि एंडरसन की सोच और उनकी सोच में कितनी समानता है, और यहीं से उन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। फिर किसी काल्पनिक कहानी की तरह दोनों की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। उल्वैस की मुलाकात सिंगर एग्नेथा से 1969 में हुई। उसी समय में बेनी एंडरसन सिंगर एनी से मिले। 1972 में दोनों युगलों ने एक सिंगल रिलीज किया, पीपल नीड लव। इस सिंगल को कोई खास सफलता नहीं मिली, मगर तब तक शायद उल्वैस और एंडरसन ने यह दिल ही दिल में तय कर लिया था कि ये चारों साथ मिलकर काम करेंगे। उल्वैस ने हूटनैनी सिंगर्स को अलविदा कह दिया और वहीं एंडरसन हेल्प स्टार से रुखसत हो लिए। और फिर एबा का जन्म हुआ, जो अगले 7 सालों तक दुनिया का एक सबसे ज्यादा मशहूर पॉप ग्रुप बनके उभरा। और शायद इसी को कहते हैं कि मंजिलें मिलती गईं और कारवां बनता गया। आइए सुनवाते हैं आपको इसी बैंड एबा का ये प्यारा सा गाना, जिसका नाम है डांसिंग क्वीन। Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing, you come to look for fame. Anybody could be that guy, night is young and the music's high, with a bit of rock music, everything's fine, you're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. वही हम अपनी तरफ से बियॉन्ड उल्वैस को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे बियॉन्ड उल्वैस। वेल फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुटबॉल के जगत की। भाई वैसे फुटबॉल की लोकप्रियता भारत में क्रिकेट के मुकाबले कम है, मगर कुछ प्रांतों में इसकी लोकप्रियता क्रिकेट से ज्यादा नहीं तो कुछ कम भी नहीं है। भारतीय फुटबॉल का जब भी जिक्र होगा तो I.M. विजयन का नाम हमेशा सबसे ऊपर होगा। विजयन ने बाईचुंग भूटिया के साथ मिलकर भारत को फुटबॉल में कई खिताब दिलाए। टुगेदर दे वर अ स्ट्राइकिंग फोर्स, स्कोरिंग गोल्स अगेंस्ट एवरी ओपोनेंट। आज इसी स्ट्राइकर के जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड अपने सुनने वालों के साथ विजयन के शिखर तक पहुंचने की दास्तान लेकर हाजिर हुआ है।
हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम अपने लिसनर्स को इस प्रोग्राम के द्वारा लोकप्रिय हस्तियों के और भी करीब लेकर जाएं। विजयन की जिंदगी की शुरुआत सोडा बोतल बेचने से हुई। फुटबॉल के सफर का आगाज भी यहीं से हुआ, जब उनका फुटबॉल प्रेम डीजीपी केरल M.K. जोसेफ की नजरों में आया और बिना देरी किए हुए उन्होंने विजयन को केरल पुलिस फुटबॉल क्लब में सिलेक्शन करा दिया। उस वक्त उनकी उम्र करीबन 17 साल की थी। उसके बाद विजयन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 बार 1993, 1997 और 1999 में उन्हें इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। विजयन एक ऐसे अकेले फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें यह अवार्ड 3 बार मिला। 25 अप्रैल 1969 को थ्रिसुर केरल में जन्मे विजयन एक गरीब परिवार में पले बढ़े, मगर ये उनकी सलाहियत और काबिलियत थी कि उन्होंने भारतीय ध्वज को फुटबॉल फील्ड में ऊंचाइयां प्रदान की। 1991 में वो मोहन बागान में शामिल हो गए। उससे पहले तक वो लगातार केरल पुलिस के लिए खेलते रहे, मगर 1992 में वो फिर केरल पुलिस टीम में वापस लौट आए। 1994 में विजयन ने जेसीटी मिल्स फगवाड़ा का रुख किया और फिर अगले 3 साल तक वो उसी क्लब से जुड़े रहे। इंटरनेशनल फुटबॉल में विजयन का आगाज 1989 में हुआ और उसके बाद उन्होंने नेहरू कप, प्री ओलंपिक्स, प्री वर्ल्ड कप, SAAF कप और सैफ गेम्स में भारत का नेतृत्व किया। 1999 के SAAF कप में उन्होंने अब तक का सबसे जल्दी गोल मारने का रिकॉर्ड बनाया। भूटान के खिलाफ मैच में विजयन ने सिर्फ 12 सेकंड्स में गोल दाग कर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। विजयन ने 2003 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। भाई, फुटबॉल में इस तरह के कारनामे करने वाले इस खिलाड़ी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट की तरह ही हमारे देश में फुटबॉल भी एक दिन इसी तरह की ऊंचाइयां छुएगा। अब जब हम खेलों की दुनिया की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी नजर क्रिकेट की तरफ भी ले जाते हैं। आज जन्मदिन है इंग्लिश लेफ्ट आर्म स्पिनर मॉन्टी पेनेसर का। आपकी गुगली तो नहीं हुई? मॉन्टी का असली नाम मधुसूदन सिंह पेनेसर है। इस गेंदबाज का जन्म 25 अप्रैल 1982 को लुटन बेडफोर्डशायर इंग्लैंड में हुआ। इनके माता पिता 1970 में पंजाब से इंग्लैंड चले गए और वहीं मॉन्टी का जन्म हुआ। मॉन्टी अकेले सिख हैं जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। पेनेसर ने 2006 में भारत के दौरे पर आई इंग्लैंड की टेस्ट टीम में जगह पाई और अपने पहले ही टेस्ट में उन्हें क्रिकेट ग्रेट सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का विकेट प्राप्त हुआ। हम पेनेसर को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हैं। भाई, खेलों की दुनिया से आगे चलते हुए अब हम रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया का। हॉलीवुड की फिल्मों में जब भी अभिनय का जिक्र आएगा तो एक नाम जो कभी भूला नहीं जा सकता वो है अल पचिनो उर्फ माइकल कॉर्लियोनी का, जिन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कपोला के निर्देशन में बनी गॉडफादर में अपने अभिनय और अपनी आवाज के बूते एक अमिट छाप छोड़ी। I don't know what to say, really. 25 अप्रैल 1940 में जन्मे अल पचिनो बचपन से ही फिल्मों के डायलॉग्स और एक्टिंग को मिमिक किया करते थे। कॉलेज पहुंचने के बाद अल पचिनो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें जन्नत मिल गई। जल्द ही उन्होंने कॉलेज की नाटक टीम में अपनी जगह बना ली और यही रुचि उन्हें स्टूडियोज के चक्कर काटने पर मजबूर कर गई। गरीबी में गुजर बसर करने वाले इस अदाकार की जेब में कभी कभी इतने पैसे तक नहीं होते थे कि वो बस की टिकट ले सके, मगर ऑडिशन का कोई मौका अल पचिनो छोड़ना नहीं चाहते थे और आखिरकार 1966 में उन्हें बहुचर्चित एक्टर्स स्टूडियो में जगह मिल गई। यहीं पर उन्होंने ली स्ट्रासबर्ग से मेथड एक्टिंग सीखी। 70 के दशक में कई सारे प्लेज में काम करने के बाद आखिरकार अल पचिनो के हाथ फिल्म में काम करने का बड़ा मौका लगा। फिल्म का नाम था द इंडियन वॉन्ट्स द ब्रॉन्क्स। अल पचिनो को उनके किरदार के लिए 1966-67 में ओबी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अल पचिनो की पहली फिल्म 1969 में आई। फिल्म का नाम था मी नेटली, लेकिन जिस फिल्म ने अल पचिनो की जिंदगी बदल दी
वो फिल्म थी फ्रांसिस फोर्ड कपोला की गॉडफादर। (1972) में आई इस फिल्म में माइकल कॉर्लियोनी का किरदार करने के लिए जिन कलाकारों अभिनेताओं ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, वो नाम मेथड एक्टिंग के मामले में अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। रॉबर्ट डिनेरो, रॉबर्ट रेडफोर्ड, वॉरेन बेटी, जैक निकल्सन और भी कई कलाकार थे, लेकिन कपोला ने अल पचिनो के अलावा किसी और की तरफ देखना उचित नहीं समझा और गॉडफादर अंग्रेजी फिल्मों में एक इतिहास बन गई और एकेडमी अवार्ड्स में अल पचिनो को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। अल पचिनो ने मुश्किल फिल्मों को तरजीह दी और इसी कड़ी में उन्हें अगले 3 साल एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। साथ ही साथ डिक ट्रेसी में उनकी कॉमेडी को सराहा गया, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया। लेकिन 1992 में आई सेंट ऑफ अ वुमन में अल पचिनो के अभिनय का आखिरकार दुनिया ने लोहा मान लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का एकेडमी अवार्ड दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं अल पचिनो के एक्टिंग करियर के कुछ मशहूर डायलॉग्स भी। You are out of order! You're out of order! You're out of order! The whole trial is out of order! I'm looking for generals! What do I got? Foot soldiers! I want Dick Tracy dead! If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place! He's a sadist! He's an absentee landlord! Worship that! Brother, you are going down. Only don't tell me you're innocent. Because it insults my intelligence. It makes me very angry. Say hello to my little friend! आज यानी 25 अप्रैल को जन्मे इस महान कलाकार के जन्मदिन पर हम उन्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे अल पचिनो। आप अपने रेडियो पर कितने प्यार से हमारे प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड को सुनते हैं, मगर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इस रेडियो को इजाद किसने किया? नहीं, आज उसी इंसान का जन्मदिन है जिसे रेडियो का जन्मदाता भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आज गुलियल्मो मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो को जन्म दिया, आज ही के दिन 1874 में इटली के बोलोनिया शहर में उनकी पैदाइश हुई। बचपन से ही गुलियल्मो की रुचि फिजिकल और इलेक्ट्रिकल साइंस में ही रही और इसी दिलचस्पी ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने मैक्सवेल, हर्ट्ज, रिगी, लॉज और काफी साइंटिस्ट के किए गए शोध कार्यों को गंभीरता पूर्वक पढ़ा और इसी की देन थी कि 1895 में उन्होंने अपना शोध आरंभ कर दिया। उन्हें एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी जब उन्होंने सफलतापूर्वक 1.5 मील की दूरी तक वायरलेस संकेत भेजे और 1 साल बाद 1896 में उन्होंने अपने सारे उपकरणों को लेकर इंग्लैंड का रुख किया। वहां जाकर उनका परिचय मिस्टर सर विलियम प्रीस, इंग्लैंड इन चीफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस से हुआ और 1 साल बाद इन दोनों ने वायरलेस टेलीग्राफी का पहला पेटेंट हासिल किया। 1899 में गुलियल्मो मार्कोनी ने एक कंपनी की स्थापना की, द वायरलेस टेलीग्राफ एंड सिग्नल कंपनी लिमिटेड, जिसे साल 1900 में परिवर्तित करके मार्कोनीज वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी लिमिटेड का नाम दे दिया गया। उसी साल 1900 में उन्होंने सबसे प्रसिद्ध नंबर 7777 को ट्यून्ड और सिंटोनिक टेलीग्राफी के लिए पेटेंट करा लिया। गुलियल्मो की सबसे बड़ी सफलता दिसंबर 1901 में आई, जब उन्होंने ये साबित कर दिया कि वायरलेस तरंगें जमीन के कर्वेचर से प्रभावित नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जिससे आगे चलकर गुलियल्मो ने 2100 मील दूर तक वायरलेस तरंगों को भेजने में सफलता पाई। 1914 में गुलियल्मो को इटालियन आर्मी में लेफ्टिनेंट का पदभार सौंपा गया और बाद में पदोन्नत करके कप्तान बना दिया गया। गुलियल्मो और कार्ल फर्डिनांड ब्रॉ को 1907 में साझा तौर पर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से नवाजा गया। 1937 में रोम में गुलियल्मो मार्कोनी का देहांत हो गया। उस वक्त उनकी आयु 63 साल की थी। सफर ये और भी आसान हो जाता है, आप दोस्तों के साथ से ये और जाता है। आज के लिए इतना ही।
हम कल फिर मिलेंगे कुछ और हस्तियों की जिंदगी का सफरनामा लेकर। तब तक के लिए आप अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,